आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद यानी पार्लियामेंट। संसद की जो चर्चा की गई है वो की गई है आर्टिकल संख्या 79 में, ठीक है ना। अब देखिए, जो संसद जो शब्द है वो किस भाषा का या कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। अब प्रश्न बनता है कि संसद की जननी किसे कहते हैं? तो संसद की जननी कहते हैं ब्रिटेन को। जननी ब्रिटेन को। अब देखिएगा, प्रश्न बनता है संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 2 अंग होते हैं, सॉरी 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर प्रश्न पूछे संसद के कितने सदन होते हैं तो 2 होते हैं, यानी कि सदन की अगर बात कर ली जाए कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिएगा, जो राष्ट्रपति का टॉपिक है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। इससे संबंधित जो पॉलिटी की जो वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना। उनको आप एक एक करके वीडियो को देख लीजिएगा। तो वही मैंने आपको राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उन वीडियो को देख लें। अब देखिए, प्रश्न बनता है कि देश की संप्रभुता किसमें निहित है? तो देश की संप्रभुता संसद में निहित है। हम लिख सकते हैं देश की संप्रभुता संसद में निहित है। अब प्रश्न बनता है कि संप्रभुता किसे कहते हैं? देखिए, हमारी जो संसद है वो अपने देश के निर्णय यानी कि अपने निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। यानी किसी भी बाहरी देश का किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, ठीक है ना। हम अपने जो निर्णय लेते हैं किसी के दबाव में आकर के नहीं लेते हैं, हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। यानी हमारी जो संसद है जो वो अपने निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। किसी का भी या किसी भी अन्य देश का कोई भी दबाव नहीं रहता है, समझे। उसी कहते हैं संप्रभु। संप्रभु हमारा देश कैसा है? प्रभु देश है, ठीक है ना। संप्रभुता, अपने निर्णय लेने में हम क्या है? स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। अब प्रश्न बनता है, देखिएगा, कि जो हमारे देश की संसद है वो किसी भी विदेशी संधि को पूरे देश के किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, या हमारे देश की संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को देश के किसी भी राज्य में क्या कर सकती है? लागू कर सकती है। लिख सकते हैं संसद किसी भी विदेशी संधि को किसी भी विदेशी संधि को देश के किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। लागू कर सकती है, ठीक है ना। संसद का जो निर्माण हुआ था वो 1927 में हुआ था। एडवन एवं लुटियंस ने इसका निर्माण किया था, कंस्ट्रक्शन का काम कराया था, ठीक है ना। एडविन लुटियन बेकर्ड, इसीलिए कहते हैं लुटियंस दिल्ली, ठीक है, 1927 में। अब देखिएगा, हमारे जो देश की संसद है इसके सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारे देश की संसद है भारत, ठीक है ना। और राष्ट्रपति, देखिए, जो देश की जो संसद है भारत, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं संसद। संसद के सदन कितने? 2, लोकसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न आ जाए संसद के अंग कितने होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब देखिए, वही जो ब्रिटेन की संसद है जिसमें जो उच्च सदन है वो हम कहते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को।
ब्रिटेन की संसद है, उसके भी 2 सदन हैं, उसमें लेकिन उच्च सदन होता है। उच्च सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक। अब जो निम्न सदन होता है उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, समझ में आया। और वही हमारे यहाँ कौन होते हैं, राष्ट्रपति, वहां होती है महारानी, ठीक है। अब देखिए अमेरिका, ये ब्रिटेन की संसद होगी। प्रश्न बनता है अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, उसके 2 सदन होते हैं, ठीक है। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं हम, कांग्रेस। ये पार्टी वाली कांग्रेस नहीं है, वहां की संसद को ही कहते हैं कांग्रेस, ठीक है ना। चलिए उसे मैं यहाँ बना देता हूँ साइड में। देखिए जिसमें उच्च सदन होता है, हमारे यहाँ उच्च सदन ये है राज्यसभा, ब्रिटेन की संसद में उच्च सदन कौन सा है, हाउस ऑफ लॉर्ड। इसी प्रकार से अमेरिका की जो उच्च सदन है अमेरिका का, उसे कहते हैं सीनेट हाउस, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो निम्न सदन है इसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो लिख देते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये अमेरिका की संसद, अमेरिका की संसद को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, जिसमें उच्च सदन को सीनेट हाउस बोलते हैं, निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और यहाँ होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भवन को कहते हैं व्हाइट हाउस। क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस, समझ में आया। अब देखिएगा हम अब आगे पढ़ लेते हैं, इन सदनों के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के बारे में टॉपिक पढ़ लिया था, ठीक है ना। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी उनको प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से उस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसके सदन के बारे में पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भारत की संसद ये है लोकसभा राज्यसभा, जिसमें उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद में उच्च सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका की जो संसद होती है उसे कांग्रेस बोलते हैं, जिसके उच्च सदन को क्या बोलते हैं, सीनेट हाउस बोलते हैं, निम्न सदन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति तो सभी में, हमारे यहाँ पे भी राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में कौन होती है, महारानी, और अमेरिका में राष्ट्रपति। चलिए अब इसे आगे देख लेते हैं हम। अब यहां देखिएगा, हम लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा। यहां देखिए लोकसभा की जो चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 81 में की गई है, और राज्यसभा की चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 80 में, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, इससे संबंधित पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो कार्य होता है वो स्थायी होता है, इसीलिए हम इसे स्थायी सदन कहते हैं। प्रश्न आता है भंग नहीं हो सकता है कौन, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो सकती है। तो इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्य स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी, यानी कभी भंग नहीं होती है। हम लिख देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, समझ में आया। अब यहां देखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी उम्र होती है 25 वर्ष। आयु कितनी होती है, 25 वर्ष।
यानी कि किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ इसकी आयु कितनी होगी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष सदन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष सदन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा उन्हें चुनकर भेजती है, ठीक है ना। जनता उनका क्या करती है? निर्वाचन करती है। इसीलिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इनका चुनाव जनता नहीं करती है, इनका चुनाव जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना, तो वो करते हैं। कहने का तात्पर्य है, पहले यहाँ लिख देता हूं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन। अब प्रश्न ये बनता है कि चलिए किसी को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन किसी को राज्यसभा का सांसद बनना है या राज्यसभा का सदस्य बनना है, उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब उसका चुनाव कैसे होगा? समझ में? अब देखिए, जो राज्यों के जो विधायक होते हैं, ठीक है, तो वही राज्यसभा के जो सांसद होते हैं या राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उनको वोट डालते हैं विधायक। आप सीधी सीधी समझिएगा, जो राज्यों के एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम कहते हैं विधायक, जो विधायक लोग होते हैं वही क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। समय हालांकि 12 सदस्यों का जो मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। युवाओं का सदन कहते हैं। इसे वृद्धों का सदन कहते हैं। वृद्धों का सदन। अब देखिए, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। द्वितीय सदन कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, इसे जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं, ठीक है ना। इसे शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा, इसके जो सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और लेकिन इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। हालांकि प्रश्न आता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल नहीं, वो स्थायी होता है। प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। वहीं इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पांच वर्ष, ठीक है। इसे कहते हैं हम अस्थाई सदन। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन। अब यहाँ देखिएगा, अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 साल से पहले इसे भंग किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं ये भंग हो सकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भंग हो सकता है। समझ में आया? अब देखिए, लोकसभा भंग किस कंडीशन में होती है, ठीक है। चलो इसे मैं आपको यही समझा देता हूं। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545, ठीक है। अगर किसी को सरकार बनानी है तो उसे इसकी 50% से एक सीट ज़्यादा चाहिए, वो होती है आपकी 273 सीटें। समझ में आया? अगर मान के चलिएगा, अगर किसी भी पार्टी की अगर 273 सीटें आती है तो सरकार बन जाएगी, ठीक है। अगर उसमें से कोई एक सीट भी कम हो गई, यानी कि 272 हो गई,
272 हो गई। तो लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग। लेकिन भंग होती कैसे है, क्योंकि विपक्ष लाता अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे प्रस्तावों के बारे में तब हम आपको समझा देंगे अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, फिर विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है। जो सरकार होती है, चल रही होती है, वो लाती है विश्वास प्रस्ताव, यानी उसे अपने सांसदों की संख्या 273 दिखानी होती है। अगर 273 वो नहीं दिखा पाते हैं, यानी कि हमारे पास सांसदों की संख्या 273 है, अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो क्या होगी, लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखिए, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भंग हो सकती है। किस कंडीशन में भंग होती है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 273 में से सीटों की संख्या कम हो जाती है तो लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा, ये इसे कहते हैं हम स्थायी सदन। क्या कहते हैं, स्थायी सदन। स्थायी सदन। अब यहाँ देखिए, स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। समझ में आया? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिएगा, बात आती है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस सदन के होते हैं, या प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ भी समझ लीजिएगा आप लोग, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ देखिए, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के हैं, ठीक है ना, तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के हैं तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ में आया? प्रधानमंत्री राज्यसभा के सांसद भी हो सकते हैं या लोकसभा के सांसद भी हो सकते हैं, है ना। देखिए, इनमें जो सदस्य बैठते हैं इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है ना। अब पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठते हैं उसे बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें भी कौन बैठते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आया? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के भी बन सकते हैं ये और राज्यसभा के। एग्जाम्पल, जो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कहाँ के हैं, लोकसभा के हैं। समझाया? तो मोदी जी कहाँ के हैं, लोकसभा के। वहीं इससे पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहाँ के थे, वो राज्यसभा के सांसद थे। समझ में आया? चलिए, अब दूसरी बात यह है कि चुनाव किसी भी राज्य से, यानी कि 2 जगहों से भी लड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि देखिएगा, यानी कि कोई भी सदस्य, यानी लोकसभा का सदस्य, यानी लोकसभा का कोई भी प्रत्याशी, हम कह सकते हैं लोकसभा का प्रत्याशी, अगर मान के चलिए 2 जगह से चुनाव लड़ता है, यानी केरल से भी लड़ लिया, ठीक है ना, और दूसरा उत्तर प्रदेश से भी लड़ लिया। अब दोनों जगह से जीत गए तो उस कंडीशन में क्या होती है, उसको, उस सांसद को एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो केरल की सीट से इस्तीफा देते हैं तो यहाँ पे बने रहेंगे, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीट से इस्तीफा देते हैं तो यहाँ बने रहेंगे। लेकिन जो खाली बची हुई सीट, इसका क्या होगा, देखिए इस पे क्या होगा, 6 महीने के बाद उपचुनाव होगा। यानी 6 महीने के बाद जो बची हुई खाली सीट है, यानी दोनों जगह से अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है सांसद, तो एक जगह से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सीट उसके पास एक ही रहेगी, बाकी की एक जो सीट खाली रह गई है, तो यहाँ पे 6 महीने में क्या होगा, दोबारा से उपचुनाव होगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में और रखना है कि दोनों जगह जीत गया तो एक जगह से इस्तीफा देना होगा, उस खाली हुई सीट पे क्या होगा, 6 महीने बाद दोबारा से चुनाव हो जाएगा, कोई प्रत्याशी वहां से जीत जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको और ध्यान में रखनी है। चलिए, अब यहाँ देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है ना, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। यही कंडीशन राज्यसभा में है, केवल एज का परिवर्तन है। वहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, और लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इससे हम देखिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चलिएगा, अब आर्टिकल संख्या, अब यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। राज्यसभा में जो चुनाव होता है, ठीक है ना, यानी जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है ना इनके सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का,
राज्यसभा हो गया और ये लोकसभा हो गया, ठीक है ना। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके क्या होते चले जाए, रिटायर्ड होते चले जाते हैं। यानी कि उनका जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है, ठीक है ना। 3 चरणों में चुनाव होता है, 2-2 वर्ष पे क्या होता है, इनका चुनाव होता है। एग्जाम्पल्स में आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। राज्यसभा देखिए, अगर राज्यसभा का कोई भी सदस्य बना मान के चलिए 2010 में, तो इसका जो कार्यकाल समाप्त होगा वो 2016 में होगा, ठीक है ना, 16 में होगा। अब इसके बाद दोबारा यानी कि 2 वर्ष के बाद फिर पुनः चुनाव होगा, 2012 में होगा। 2012 में जो सदस्य चुन के आएंगे 1/3, उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, 2018 में होगा। अब देखिए पुनः यहाँ पे चुनाव होगा 2014 में होगा। इनका जो कार्यकाल समाप्त होगा 2020 में समाप्त होगा। यानी कि देखिए 2-2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होंगे उनका क्या होगा, समय समाप्त होता चला जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पे कितने वर्ष के लिए ये लोग रहेंगे, 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यहाँ देखिए 2016 में चुनाव होगा, फिर 18 में, फिर 20 में, यानी कि 2-2 वर्ष बाद यहाँ पे भी आपको चुनाव देखने के लिए मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है। तो इसीलिए राज्यसभा में जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, चुनाव होता है। और कितने लोगों का होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में, समझ में आया। 1/3 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है, समझ में आया। और वही लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, समझ में आया। अगर लोकसभा भंग हो गई है, ठीक है ना, अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो गई है, तो उसका पुनः निर्वाचन मतलब चुनाव होगा, ठीक है ना। यानी कि अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हो गई है तो उसका फिर दोबारा से होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता चला जाता है और उनका चुनाव होता चला जाता है नए सदस्यों का, समझ में। ये आपको इसमें और ध्यान रखना है राज्यसभा में। हालांकि प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है कितने वर्ष बाद होता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। कितने सदस्यों के लिए होता है, तो 1/3 सदस्यों के लिए होता है प्रत्येक 2 वर्ष में, समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इससे आगे हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल संख्या, चूंकि हमने आर्टिकल संख्या 80 और आर्टिकल संख्या 81 हमने पढ़ लिया था। अब इसे आप लोग इस प्रकार से याद कर रख सकते हैं। संसद हो गया, संसद की चर्चा 79 में की गई है। संसद के कितने अंग होते हैं, लोकसभा, या हम यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा लिख देते हैं, इससे आपको इजी होगा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर पूछे संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। अंग पूछ ले तो 3 होते हैं, समझ में। 79 में किसकी चर्चा है, संसद की चर्चा है। 80 में किसकी है, राज्यसभा की चर्चा है। 81 में किसकी चर्चा है, लोकसभा की है। 79, 80, 81, ठीक है। और राष्ट्रपति आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी चर्चा आर्टिकल संख्या 52 में है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। इनकी आपको उम्र भी बता दी। राज्यसभा की जो सदस्यों की उम्र होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष, यानी कि सदस्य बनने की उम्र 30 वर्ष। लोकसभा की कितनी होती है, 25 वर्ष, ठीक है ना। और राष्ट्रपति की कितनी होती है, 35 वर्ष, 35 वर्ष, समझ में आया। यानी 25, 30, 35। अगर हम यहाँ पे लोकसभा लिख देते तो हो जाता 25, फिर 30, फिर 35, समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होती है, तो वो 35 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने की उम्र 25 वर्ष होती है। अगर वही राज्यसभा के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 वर्ष होगी, समझ में आया, न्यूनतम। अब हम तो आगे भी देख लेते हैं।
देखिए अब आर्टिकल संख्या 82। देखिए आर्टिकल संख्या 82 में कहा गया है प्रत्येक जनगणना पर सीटों का समायोजन। ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक जनगणना पर सीटों का समायोजन। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो संसद चुनकर आते हैं वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक होता है, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक होता है संसद। तो यही वही कहा गया है 82 में प्रत्येक जनगणना पर सीटों का समायोजन। जो वर्तमान में देखिएगा जो पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान की जो सीटें आपको देखने को मिलती हैं वो कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्तमान सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। मैं अब देखिए 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। ठीक है, इसे भी हम लिख देते हैं। चौरासी संविधान संशोधन 2001 में। ठीक है ना, तो 2001 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो सीटों की संख्या है, जो संसद में जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। 84 संविधान संशोधन 2001 में, जिसमें कहा गया कि जो सीटों की संख्या है 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, तो 2026 तक क्या होगा? नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, अब ये आपको ध्यान में रखना है। वही एक बात और कही गई थी कि 2026, चूंकि अभी 2024 चल रहा है, जिस समय ये वीडियो बन रही है इस समय 2024 है। अब क्योंकि 2 वर्ष बाद क्या है 26 है, इसीलिए नया बन गया सेंट्रल विस्टा। समझा? नया जो हमारा संसद भवन बन गया है सेंट्रल विस्टा, उसका उद्घाटन भी हो गया है। अब यहाँ देखिएगा उसमें चूंकि लोकसभा में 888 सदस्यों की बैठने की संख्या है, टोटल जो सदस्यों की बैठने की संख्या है वो 1272 है। ठीक है, अब देखिए 2000 इसी में यानी 84वें संविधान संशोधन 2001 में एक बात और कही गई थी कि 2026 के बाद जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ेगी। इसे भी हम लिख देते हैं। 2001 के बाद जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो 2001 की जनगणना के 2026 में 2026 में सीटों की 2001 की जनगणना के आधार पर इंक्रीज होगी। ठीक है ना, बढ़ाई जाएगी। समझ में? ऐसा नहीं है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या है, लेकिन 2026 के बाद जब बढ़ाई जाएगी तो जो 2001 में जनगणना थी बस 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, अब देखिए आर्टिकल संख्या 83 में देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आर्टिकल संख्या 83 में दिया गया है अवधि, यानी संसद की यानी कि सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। ठीक है ना, अब ये मैं आपको करा ही चुका हूं। लोकसभा की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। और वहीं राज्यसभा की अवधि भाई ये 5 वर्ष नहीं है, ना ही 6 वर्ष है। 6 वर्ष इनके सदस्यों की अवधि है। ये स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी। ये भंग नहीं होता है। समझ में आ गया? 83 भी आपको समझ में आ गया होगा। 83। अब देखिए 84 में देख लेते हैं, आर्टिकल संख्या 84। ठीक है, देखिए आर्टिकल संख्या 84 में कहा गया है
सदस्यों की योग्यता, यानी कि संसद के सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता, योग्यता में भी आपको बस इतना ध्यान में रखना है, योग्यता लगभग सभी की सेम है, केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है उम्र का। लोकसभा में उम्र कितनी होनी चाहिए वर्ष? 25 वर्ष। राज्यसभा में उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। बाकी का यही है कि देश का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ का पद यानी कह सकते हैं सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी। बाकी की चाहे वो पैसा प्राइवेट तौर पे कितना भी कमा रहा हो। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ देखिएगा, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जी, इसके बाद में आर्टिकल संख्या 85। आर्टिकल संख्या 85। देखिए, आर्टिकल संख्या 85 में कहा गया है सत्र आहूत और सत्रावसान या सत्र स्थगन, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और सत्र विघटन, सत्र विघटन मैं आपको बताऊंगा किसे कहते हैं। यानी सत्र आहूत या सत्रावसान, सत्रावसान, ठीक है ना, या सत्र स्थगित। ठीक है ना, इसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले देखिए सत्र आहूत को बताते हैं। देखिए, सत्र आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है सत्र को आहूत कौन कराता है? तो सत्र को आहूत राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराते हैं? राष्ट्रपति। समझ में आया? सत्र का आहूत, आहूत का मतलब समझ में आ गया? सत्र आहूत मतलब सत्र को बुलाना। ठीक है ना, तो सत्र का जो आहूत करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए सत्रावसान किसे कहते हैं? सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना, यानी सत्र को बुलाने का काम भी राष्ट्रपति का होता है और सत्र को समाप्त करने का भी काम किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। तो हम लिख सकते हैं इस सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा सत्र स्थगन कौन किसे कहते हैं? सत्र स्थगित। ठीक है ना, देखिए लोकसभा में अगर मीटिंग चल रही है तो सत्र को स्थगित करेंगे अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कहाँ पे? लोकसभा में अध्यक्ष। वहीं अगर राज्यसभा में मीटिंग चल रही है, समझ में आया कि नहीं है, या सत्र चल रहा है राज्यसभा में, तो उसको सत्र को स्थगित कौन करेंगे? सभापति करते हैं। कौन करते हैं? सभापति। लेकिन आप समझिएगा सत्र स्थगित किया क्यों जाता है? कभी होता क्या है कि सदनों में कभी कभी अनुशासनहीनता होने लगती है। ठीक है ना, तो अनुशासनहीनता की वजह से लोकसभा में, तो लोकसभा के अध्यक्ष कार्यवाही को 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए कार्यवाही को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं कि 2 दिन के बाद कार्रवाई होगी या 2 घंटे के बाद होगी। समझ में आया? उसी को हम कहते हैं सत्र का स्थगन, क्योंकि लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा में कौन करते हैं? सभापति करते हैं। ठीक है ना, यही सभापति कौन होते हैं? उप राष्ट्रपति होते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिएगा सत्र 3 प्रकार के होते हैं। समझ लीजिएगा सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, समझ में आया, और एक होता है शीतकालीन सत्र। इसे भी हम लिख लेते हैं। यानी कि सत्र कितने प्रकार के? 3। एक पहला होता है बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा है मानसून सत्र, है ना, मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र में। अब प्रश्न आता है बजट सत्र का जो समय होता है कब से कब तक होता है? तो बजट सत्र का जो समय होता है ना, फरवरी से मार्च में। मानसून सत्र का जो समय होता है जुलाई से अगस्त।
अब देखिए शीतकालीन सत्र का जो समय होता है, शीतकालीन सत्र का जो समय होता है वो होता है आपका नवंबर से दिसंबर। अब देखिए प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है। बड़ा का मतलब ये होता है जिसमें कार्यकाल इसका मतलब जिसमें समय ज़्यादा लगे, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे बड़ा सत्र होता है ये फरवरी से मार्च, ये कैसा होता है, बड़ा सत्र होता है, समझ में आया। अब प्रश्न बनता है सबसे छोटा सत्र, तो सबसे छोटा सत्र ये होता है, ठीक है ना, यानी छोटा सत्र। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि 1 तारीख से शुरू हो जाए, हो सकता है ये 15 तारीख से शुरू हो, यानी 15 नवंबर से शुरू हो और दिसंबर के पहले ही सप्ताह में समाप्त हो जाए, तो समय छोटा हो गया कि नहीं हो गया। फरवरी मान के चलिए 1 फरवरी से शुरू हुआ और लास्ट मार्च तक चला, तो सबसे बड़ा सत्र हो गया ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये मिड होगा और ये क्या होगा आपका सबसे छोटा होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ समझिएगा जो ये सत्र होते हैं ना, यानी कि प्रत्येक सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद में रखना है। प्रत्येक सत्र के बीच 6 माह से अधिक 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए, समय का अधिक, प्रत्येक सत्र के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतराल नहीं होना चाहिए। अब यहां से आप लोग एक चीज समझिएगा, अब यहां से देखिएगा एक वर्ष में न्यूनतम, यानी एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2 सत्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिख दिया है 6 महीने से ज़्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 2 तो कंपलसरी होना ही होना है, 2 से आप कम सत्र का आयोजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और सत्रों की संख्या कितनी होती है, 3, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है बजट सत्र का जो समय कब से कब होता है, मानसून सत्र का समय कब से कब होगा, शीतकालीन समय का सत्र वो समय कब से कब होगा। इन सत्रों को आहूत कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं। इन सत्रों को समापन कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं। कार्यवाही स्थगित किसे कौन करता है, यानी कार्यवाही स्थगित का मतलब यही होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में जब वहाँ के जो सदस्य होते हैं ऊधमबाजी करने लगते हैं, यानी कि अनुशासनहीनता करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य कार्यवाही क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अनुशासनहीनता की वजह से सत्र का क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं सत्र स्थगित, समझ में आया। एक होता है सत्र का विघटन, है ना, तो जो विघटन होता है या हम कह सकते हैं लोकसभा का विघटन जब सीटों की संख्या कम हो जाती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 86। देखिए आर्टिकल संख्या 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है ना, किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की गई है, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसे तैयार कौन करता है, उसे तैयार कौन करता है, आर्टिकल संख्या 86 मंत्रिमंडल तैयार करती है, ठीक है ना। 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक 1 वर्ष पर होता है ना, 1 वर्ष, यानी जो पहला सत्र होता है ना बजट सत्र, तो उस समय राष्ट्रपति जी का क्या होता है, अभिभाषण होता है, ठीक है। और अभिभाषण को तैयार कौन करता है, अभिभाषण यही लिख देता हूँ, इसको जो तैयार कौन करता है, इसको तैयार करता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, समझ में आया। अब यहाँ देखिएगा होता कब है, जब आपका यानी कि प्रत्येक वर्ष होता है, जब आपका बजट सत्र होता है, कब होता है, क्या होता है, बजट, अरे कहाँ गया सत्र, बजट सत्र, समझ में होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब देखिए आर्टिकल संख्या 87
87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब यहां समझिएगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का मतलब ये होता है कि जब नवनिर्वाचित लोकसभा चुनकर आती है, ठीक है ना, यानी कि जब नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, वो चुनकर आते हैं, तो यानी ये होता है 5 वर्ष बाद। कब होता है? 5 वर्ष। तो कहने का तात्पर्य ये, नवनिर्वाचित लोकसभा चुनकर आएगी या लोकसभा के जो सदस्य चुनकर आएंगे, उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसी को कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। कब होता है? कि जब नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पे। अभिभाषण का होता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। वहीं राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 में ये साल में एक बार होता है और ये 5 वर्ष के बाद होता है। समझ में आ गया? अब चलिए इससे आगे देख लेते हैं। 88, आर्टिकल संख्या 88। देखिए, आर्टिकल संख्या 88 में कहा गया है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं और मंत्री परिषद या फिर अन्य जो मंत्री हैं, भारत के महान्यायवादी और अन्य मंत्रियों के बारे में सदन से संबंधित विशेष प्रावधान की बात की गई है। लिख देते हैं, महान्यायवादी एवं मंत्री के सदन में विशेष प्रावधान। अब ये समझिएगा, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल और मंत्री, इनके सदन में क्या है? विशेष प्रावधान है। ये चर्चा की गई आर्टिकल संख्या 88 में। कहने का तात्पर्य है, जो महान्यायवादी हैं वो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई हो या फिर वो राज्यसभा की कार्रवाई हो, ठीक है। दोनों सदन की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ये तो चर्चा हुई किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में। अब मंत्री जी के बारे में समझ लेते हैं। मंत्री भी या जैसे कि राज्यसभा का होगा तो वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो मंत्री के लिए विशेष प्रावधान ये है कि मंत्री भी किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट वही डालेंगे जिस सदन के वो कौन है? सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में ही वोट डालेंगे, और राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में ही जाकर के क्या करेंगे? वो अपना वोट डालेंगे, ठीक है। लेकिन महान्यायवादी किसी भी सदन में जाकर के अपना वोट नहीं डालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो बचा हुआ है, जो प्रोटेम स्पीकर हो गया, ठीक है ना, सभापति हो गया और अध्यक्ष हो गया, इससे संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में, प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं, ये चर्चा हम फिर अगली वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के पास भी इसे शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।